नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम भविष्य निधि से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और भविष्य निधि होती क्या है उसके विषय में। यह कंटेंट अपने आयकर विषय के अंतर्गत आता है। इनकम फ्रॉम सैलरी में होता क्या है कि किसी भी कर्मचारी को क्या होता है, वो अपने वेतन से कुछ पैसा भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहता है, ठीक है। और उसी कंट्रीब्यूशन में उसका एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट करता है, प्लस वो जो निधि है वो कोर्स बना हुआ है, उसमें उसको इंटरेस्ट मिलता है। जब वह रिटायर होता है, सेवानिवृत्त होता है, उस समय उस एकमुश्त राशि उसको मिलती है, साथ में उसको पेंशन भी मिलती है। तो यहाँ पे भविष्य निधि अलग अलग होती है। प्रमाणित भविष्य निधि, वैधानिक भविष्य निधि और अप्रमाणित भविष्य निधि। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत क्या है, इनके अलग अलग नियम बने हुए हैं, ठीक है। तो उन नियमों का अध्ययन करने से पूरा अपन जानेंगे तो अंशदान जमा होता है वो किस प्रकार से कर योग्य होता है, प्लस जो नियोक्ता द्वारा जो अंशदान होता है वो किस प्रकार से कर योग्य होता है, और जो इस कोर्स में जो ब्याज देय हो रहा है कर्मचारी को, जो उसकी जो मूलधन अमाउंट है उसमें ब्याज जो जुड़ रहा है वो किस प्रकार से कर योग्य होगा या किस प्रकार से कर मुक्त होगा, उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पूर्व अपन भविष्य निधि की परिभाषा और भविष्य निधि शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। भविष्य निधि से तात्पर्य भविष्य के लिए एक निधि या कोष का बनाना है। प्रत्येक कर्मचारी अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ राशि बचाता है। राशि बचाने का एक तरीका भविष्य निधि भी है, ठीक है। पीएफ बोलते हैं उसको, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएफ। जैसे कि अपने ईपीएफ है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, और भी कई तरह की भविष्य निधियाँ होती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत एक निश्चित राशि अपने स्वयं के अंशदान के रूप में जमा की जाती है। सामान्यतः यह राशि उसके वेतन प्रतिमाह उसके वेतन से काट ली जाती है, ठीक है। उसको जैसे मान लीजिए कि 40,000 रुपये वेतन मिल रहा है तो उसका 10% या 12% डिडक्ट होगा उसके वेतन से। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है कि अपन क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी में सैलरी को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो वो जो उसका स्वयं का अंशदान है वो क्या होता है, उस सैलरी में सम्मिलित होता है। उस पर उसको यदि मान लीजिए उसका कोई भाग करमुक्त होगा तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड। लेकिन नियोक्ता का अंशदान कर योग्य होता है तो उसको अपन अलग से ऐड नहीं करते हैं। यदि वो सैलरी में पहले से ऐड है तो उसको से प्रत्येक मास में जमा कराता है। अब जो उसका टोटल वेतन था उससे क्या होगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हो रहा है वेतन से, उसको नेट मिल रहा है। लेकिन अपन ने कैलकुलेशन में लिया जिसमें उसका अंशदान भी इंक्लूड है, ठीक है, और वो कर योग्य है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना अपने को। लेकिन क्या होगा कि उतनी राशि यदि नियोक्ता जमा करवा रहा है तो वो नियोक्ता की राशि उसमें सम्मिलित नहीं है, उसको अलग से सम्मिलित करना पड़ेगा यदि वो है कर योग्य है तो। अब कर योग्य अलग अलग प्रोविडेंट फंड के केस में अलग, वैधानिक, प्रमाणित, अप्रमाणित में अलग अलग रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, उसके हिसाब से ये राशि इंक्लूड एक्सक्लूड होगी। ये दोनों राशि नियोक्ता द्वारा बैंक, पोस्ट ऑफिस में अथवा सरकारी प्रतिभूतियों आदि में विशिष्ट उद्देश्य के लिए भविष्य में कर्मचारी को प्रदान करने के लिए, ये क्या है कि भविष्य में जब कर्मचारी रिटायर होगा या वो सेवा से त्याग पत्र दे देता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में वो राशि उस कर्मचारी को दी जाती है, जिस पर जो भी ब्याज प्राप्य होता है इस फंड में डालकर पुनः विनियोजित कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, पीएफ में क्या होता है कि एनुअली हर साल उस पीएफ जो है उसके लिए एक ब्याज दर का अनाउंसमेंट होता है कि इस वर्ष ये ब्याज दिया जाएगा, और वो उस वर्ष में वो ब्याज देख के उसके अकाउंट में जोड़ दिया जाता है उस राशि में। तो वो ब्याज कर योग्य होगा या कर मुक्त होगा, ये अलग अलग
प्रोविडेंट फंड के लिए अलग अलग नियम हैं। उक्त प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कर्मचारी सेवारत है। सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी द्वारा सेवा त्याग अधिकारी या मृत्यु पर दे दी जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित निम्न 3 प्रकार के कोष नियोक्ता द्वारा रखे जाते हैं। अब इनकम टैक्स के पर्पज से अपन 3 तरीके के प्रोविडेंट फंड का उल्लेख यहाँ पे किया हुआ है। अब इसी के हिसाब से चलना। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि कर्मचारी किस तरह के प्रोविडेंट फंड में पैसा विनियोग कर रहा है, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे ये जानकारी के लिए क्या आपको ध्यान रखना है कि प्रोविडेंट फंड किस प्रकार से कार्य करते हैं। पहला है वैधानिक भविष्य निधि, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत रखे गए भविष्य निधि खातों को वैधानिक भविष्य निधि कहा जाता है। यह भविष्य निधि सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाओं, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय सत्ताओं, विश्वविद्यालयों द्वारा अपने कर्मचारी के लिए रखे जाते हैं। ये यहाँ पे क्या है कि भविष्य निधि अधिनियम 1925 की जगह 1952 है, ठीक है, कि भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत रखे गए भविष्य निधि खातों को वैधानिक भविष्य निधि कहा जाता है। यह भविष्य निधि सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाओं, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय सत्ताओं, विश्वविद्यालयों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? वैधानिक अंकेक्षण। ये क्या है? भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में से ना दे कि वैधानिक अंकेश वैधानिक प्रोविडेंट फंड कौन, नहीं नाम न देकर ऐसे बोल दे कि यह फंड भविष्य निधि अधिनियम, ठीक है। और ये भविष्य निधि क्या कहाँ रखा जाता है? सरकारी, अर्ध सरकारी, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय सत्ताओं, विश्वविद्यालयों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए रखा जाता है। फिर आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित भविष्य निधि। कर्मचारी भविष्य अधिनियम 1952 के अंतर्गत रखे गए भविष्य निधि खाते जो आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित हो को प्रमाणित भविष्य निधि कहेंगे। मतलब भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत और जो आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित हो उनको क्या बोलेंगे? प्रमाणित भविष्य निधि। इस प्रकार की भविष्य निधि बैंकों, बीमा कंपनियों, उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए रखी जाती है, ठीक है। सेकंड वाला क्या हो गया? भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत और ये आयकर द्वारा अनुमोदित होगा, ठीक है। अब आता है अप्रमाणित भविष्य निधि। ऐसी भविष्य निधि जो न तो प्रमाणित भविष्य निधि है न ही वैधानिक भविष्य निधि है को अप्रमाणित भविष्य निधि कहा जाता है। यह भविष्य निधि आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित नहीं होती है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अपने सामने होगा तो उसमें अपने को 3 तरह की प्रोविडेंट फंड का ध्यान रखना है। पहला वैधानिक प्रोविडेंट फंड, सेकंड प्रमाणित भविष्य निधि और थर्ड अप्रमाणित, ठीक है। तो अब इनमें क्या होगा? अलग जो अपन कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन का। अब यहाँ पे 3 तरह की समस्याएं, 3 तरह की वैल्यूज होगी अपने पास क्वेश्चन में। एक होता एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, फिर होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, पहला कर्मचारी का अंशदान, दूसरा नियोक्ता का अंशदान और तीसरा ब्याज, है ना। और एक चौथा आएगा सेवानिवृत्ति या मृत्यु में अलग अलग नियम के हिसाब से कर योग्य या कर मुक्त होगी। ये हम अगले वीडियो में जानेंगे।